से महंगा कप है, चाय से भी महंगा कप है। ये 20 रुपए का कप है। बस चाय चाय 10 की है। 10 की होगी। मतलब सारी घर से ला। मैम से पूछना पड़ेगा। क्योंकि कई लोगों की नज़र पढ़ाई पे नहीं चाय पे रहती, इसलिए मैं उसे जल्दी ही पी लेना चाहता हूँ। चाय नहीं पसंद। जब तक चाय यहाँ रखी रहेगी कुछ लोग बहाने से तलने में। ना व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अब देखिए विलियम डगलस ने बताया, जब यहाँ पर फेमाइन आया था ना बंगाल में, तो उसने कहा कि आपके यहाँ तो ब्रेड और बटर खाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ फेमाइन है, आप खाना यहाँ से इंडिया से ले जा रहे हो। तो उसने कहा वो लोग जीने लायक नहीं है। इंग्लैंड का था जिस समय की बात है, 40 लाख लोग मर गए थे बंगाल में भूखमरी से। मतलब ब्रिटिश टाइम 40 लाख लोग मर गए। वो ये बोला कि वो जीने लायक नहीं, उनके लिए खाना भेजने का कोई मतलब नहीं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो समांतर श्रेणी, इसी से पता चलता है अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which the following terms can be found under certain condition from the preceding terms। आगे आने वाली टर्म्स पिछली टर्म्स से पाई जा सकें और वो किसी न किसी नियम के द्वारा बद्ध हों। मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि 3, 7, 4 का डिफरेंस है 11, अब मैं फॉलोइंग टर्म क्या पा सकता हूँ? ये किस नियम से बद्ध है? They are abided by certain condition. We can get the following term from the preceding term by adding 4 each times. अब जैसे यहाँ 4 जोड़ा तो 7 आया, फिर 4 जोड़ा तो 11 आया, फिर और 4 जोड़ो तो क्या हो गया? और फिर 4 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए। तो इसका मतलब है कि समान अंतर, उनमें अंतर क्या समान है? So any two consecutive terms और successive terms have a common difference। जो ये डिफरेंस है क्या, वो डिफरेंस यहाँ भी है, वो डिफरेंस यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है इन जो डिफरेंट टर्म्स को हम क्या कह सकते हैं? A1, A2, A3, A4, A5 और A6। सबसे पहले प्रोग्रेशन का मतलब समझो। A list of number, a list of numbers in which जो फॉलोइंग टर्म्स होंगी can be found from preceding terms and abided by certain condition। जैसे अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, तो ये एक सीरीज हो गई, प्रोग्रेशन हो गया। और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती है, जिसमें 3 क्या है बताओ? Here 3 is फर्स्ट टर्म। कैसी टर्म है? तो इसे A1 लिखेंगे।
इसे A1 लिखते हैं, लेकिन पहली टर्म के लिए सुविधा है कि उसे A भी लिख सकें, और किसी के लिए सुविधा नहीं है। और सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे, और A4। जरा ध्यान दें, और ऐसे ये फोर्थ टर्म है। ये कौन सी टर्म है, जरा ध्यान दो, A2 माइनस A1 यहाँ क्या है, क्या 7 माइनस 3 ये 4 है, और A3 माइनस A2 क्या है, दैट इज A3 माइनस A2, दैट इज 11 माइनस 7, क्या ये भी 4 है, और A4 माइनस A3 क्या है, that is equals to 15 minus 11, it is 4. Here we see that A2 minus A1 is equals to A3 minus A2, and it is equals to A4 minus minus A3. अगर मैं इसमें और आगे बढ़ता चला जाऊं, और ये an minus 1 और an क्या nth टर्म होगी भाई, अब इसी में nth टर्म कोई आगे चलते जाओ, 100वीं टर्म 200वीं टर्म, तो एक n मान सकते हैं, जैसे x नहीं लेते हैं तो इसकी nth टर्म n होगी, और उससे पिछली वाली टर्म क्या होगी, an minus 1। मान लो ये 17th टर्म है, तो ये 16th नहीं हो जाएगी, तो ये कौन सी टर्म है बोलिए, nth टर्म। और ये वाली कौन सी हुई, n minus 1th टर्म, n minus 1th टर्म, जैसे 5th टर्म 6th टर्म ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो जो ये डिफरेंस है, क्या वही इसमें आगे बढ़ने पर an माइनस 1 का भी होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तब भी क्या वही आएगा, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन -4 होना चाहिए, an -4 होना चाहिए, जैसे an है उससे पहले वाली टर्म, अगर आप 17 लो, अगर हम 3, 7, 11 के हिसाब से चलेंगे तो an -4 होना चाहिए। किन्हीं में भी आप इसमें से ये घटाओगे कि नहीं, अगर n की जगह 4 रखो जरा इसमें, तो अब उसमें से 4 माइनस 1th टर्म घटाओ, तो A4 की जगह क्या रखोगे, 15, और A4 माइनस 1 को क्या 3 बोलोगी, तो क्या आया कि नहीं 4। n तो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, फिर से समझो, an एक इसमें नंबर है, an का मतलब nth टर्म, तो अगर कोई कहे n की वैल्यू 4 है तो क्या वो 4th टर्म नहीं होगी, तो A4 रखो और उसमें से पिछली वाली माइनस करो, पिछली कौन सी होगी, A4 माइनस 1, यानी A3 नहीं होगी। अब वहां से रीड करो A4 कितना है, रीड करो A3 कितना है, तो क्या वो भी 4 आया। तो हम देख रहे हैं कि हर एक चीज में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और उस चीज को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस को D, और इसका नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज इक्वल फॉर ऑल द टर्म्स। समझ में आई बात कि नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म and the previous term, difference between any term and the previous term is called common difference। और इसको किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय बी। अब जरा देखो, एनी एंड सच प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज सेम इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से समझो, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई, अब आगे की बात अलग से समझो। ये कहते हैं वो अवॉइडेड का मतलब उसके द्वारा वो नियमबद्ध है। जैसे तुम किसी नियम से बंधी हो कि देखो 6 बजे जाना और 7:45 से 7:50 पर, तुम इस नियम से बंधी हो। ये नहीं कि 11 बजे जा सकती हो कोचिंग पढ़ के, या स्कूल में कभी भी चले गए 8 बजे वीमेन फैंसी से, बोलो गेट आ गई हूँ मैं, तो चपरासी खोल देगा क्या गेट। तो तुम किसी नियम से बंधी हो कि ऐसा नहीं कि कभी भी खाना मिल जाएगा घर में, कभी भी स्कूल चली जाओगी। सो इस तरीके से ये जो यहाँ टर्म्स है वो नियम से बंधी हैं।
फोर्थ टर्म 15 ही होगी। ये कहते हम 17 हो जाए 18 हो जाए तो नहीं हो सकती, उसमें 4 जोड़ने पे ही आएगी। अगली टर्म कैसे आ रही बोलो, 4 जोड़ते जाओ और अगली टर्म पाते जाओ कि नहीं। जैसे ये देखो कि ए है फर्स्ट टर्म A1 और A2 क्या है, A1 मान लीजिए आपने कितना ले लिया 3, और सेकेंड टर्म क्या होगी, ये देख लो A में D जरा जोड़ो, तो डी क्या है? 4 है डिफरेंस, जो दोनों में डिफरेंस करके देखो 4 आ रहा है, तो इसमें कितना जोड़ दो, क्या अगली टर्म पा जाओगी। और एक और डी जोड़ो जरा 2D, एक डी जोड़ा था तो एक और जोड़ो ना, इसी ए में एक डी जोड़ चुकी हो, एक और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 × 4 तो 3 + 8 क्या 11 आ जाएगा। और बोलो इसी तरीके से A4 में क्या हो जाएगा, A + 3D 3D तो कितना हो जाएगा 3 × 4 तो 3 + 12 तब कितना आ जाएगा। और बोलो AN का क्या फार्मूला होगा, इसका भाई A4 था तो AN का क्या फार्मूला होगा, क्योंकि 4 में उससे एक कम जोड़ना पड़ रहा है, तो nth में क्योंकि पहले वाली टर्म में तो हम डी नहीं जोड़ रहे थे, सेकंड से डी जोड़ना शुरू किया, तो सेकंड में एक डी जोड़ा, थर्ड में 2 डी जोड़े और फोर्थ में 3, तो बोलो n में कितने जोड़ेंगे, एक कम ही तो जोड़ेंगे n-1, तो फिर ये फार्मूला बन गया। तो दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म। ये किसका फार्मूला बन गया, अभी समझ में आ जाएगा, फॉर nth टर्म। कोई कहे कि ये हमारी AP है, कौन सी AP बताओ, 3, 7, 11 और 15, और कोई कह दे इसकी फाइंड इट्स 6th टर्म, क्या बोलेगा, तो बोलो 6th टर्म को तुम A6 बोलोगी, और A6 के लिए क्या फार्मूला करोगी, A कितना है, A पहले निकाल लो 3 है। अच्छा अब D कैसे निकालें, A2 - A1 करके पता कर लेना, तो A2 - A1 यहाँ क्या होगा बताओ, 4, तो A और D की वैल्यू आ गई। अब A6 के लिए बताओ यश क्या फार्मूला लगा, यहाँ देखो जरा, A+ या तो 6 - 1 लिखो, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, वो 5D ही लिख देते हैं, एक कम करके लिख देते हैं, तो ये कितना आ गया बताओ, A+ 5D, A कितना है, क्या 3 है, तो मतलब लिख सकते हैं ना ऐसे। हाँ यही चलता ही है, A6 में क्या चलता है, A16 = A + 15D, कोई ऐसा नहीं लिखता है। अच्छा ये बताओ तो कितना आ जाएगा, so that is 3 + 20 तो कितना आ गया 23। ये बात समझ आई, अगर A6 चाहिए। अब फिर से देखो, ये चीज 3 है और ये कितना हुआ 3 + 4, सेकंड टर्म आ गई कि नहीं। अगले वाले को क्या लिखोगे, 3 + 2 × 4, एक और 4 लगाना पड़ेगा, और इस वाले को क्या लिखोगे 3 × 4, और मान लो अगले करना चाहें तो इस तरीके से और भी बढ़ते जाओ तो 4 तक आ गई, अगली कितनी टर्म होगी 19, और 19 के आगे 23 आ गई कि नहीं। तो उसी तरीके से कैसे आई कि हमने D किस में जोड़ना शुरू किया, सेकंड टर्म से। पहली टर्म है A, दूसरी है A + D, तीसरी क्या है। अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो A + D तो लिख सकती हो, वही तो 2D है, और D + D लिख दो तो क्या वो 3D नहीं है, तो क्यों ना हम 2D लिखें। आप ऐसे लो, और ये A1 है, A2 है, और ये क्या बताओ A + D, A + 2D, और इसे क्या लिखो D + D, तो क्या हो जाएगा, तो क्या यही A1 नहीं है, और ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ऐसे करते चले जाएं तो बोलो AN क्या आएगा, A + n-1, बोलो साक्षी समझ में आ गई बात है। अच्छा अभी जब समझ में आ गई है तो अब हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है।
तो अब जरा देखिए, जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई? प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। दैट इज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, और तीसरा कौन सा होगा? हार्मोनिक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? जरा देखो, ठीक है, बाकी तो आगे और भी होंगे, लेकिन अभी इतना ही आपको कुछ चीजों में सौम्या ने यहाँ नोटिस क्या किया। सौम्या ने कहा सर आप एक बार देखो सर, अरिथमेटिक मीन आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 करो, यही आ रहा है सर। बीच वाली टर्म क्या इन दोनों का अरिथमेटिक मीन नहीं है? जोड़ के देखो जरा, 7, 3 + 11/2 करो, कितना आया? 7 आ गया। देखो इन दोनों को जोड़ो, अरिथमेटिक मीन तो जानते हैं ना किसी चीज का मीन। अच्छा इन दोनों को जोड़ के बाई 2 करो जरा, तो क्या ये आया? करो जरा, 7 + 15 करो, और 22/2। तो ये बोलने से ठीक ही नाम रखा है, यही होना चाहिए था, समझा? इसका जरा करो, इन दोनों को जोड़ो, 15 + 23 कितना होता है? 38, और 38/2 करो। Every term is the arithmetic mean of the neighboring term, hence it is called arithmetic mean at progression. हर एक टर्म अपने अगल बगल वाली टर्म का समानांतर माध्य है, इस वजह से इसे समानांतर श्रेणी कही। अच्छा आप देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चलती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि a + d, a + 2d, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाती है? n-1d। तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते चली गई। तो अंशिका ये कौन सी टर्म होगी? n-1th टर्म होगी कि nth टर्म? nth टर्म हो जाएगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? That is the difference between two successive terms. If it is constant, then such progression is called arithmetic progression. यदि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान आ रहा है तो इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे, क्योंकि उनका अंतर समान नहीं आ रहा। If the difference between two consecutive numbers is same, तुम चाहे a2 - a1 निकाल लेना और चाहे a3 - a2 निकाल लेना, मन करे तो a4 - a3 भी निकाल ले, तो क्या सब में 4 ही आएगा? So if the difference between two consecutive terms is same या constant, तो क्या लिख दें? If the difference between two consecutive term is same या constant, such progression is called, उसे क्या कहेंगे? AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जरा देखो हमारे पास एक इवन नंबर का सेट है 2, 4, 6, 8। इसमें साक्षी मुझे a और d की वैल्यू तो जरा बताना। d भी 2 हो जाएगा, और इसकी 20th टर्म जरा कैलकुलेट करके बताओ। 20th टर्म 20वीं टर्म क्या होगी? a + 19d। a कितना है? और 19 और d कितना है? तो 40। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा अब ये बताओ ज्योमेट्रिक, इसमें क्या होता है? कुछ जोड़ने से अगली टर्म आती है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म आती है। जैसे 2, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 में एक और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 में एक और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये a1 है और ये क्या है?
और ये A4 है। अच्छा A2 बाई A1 बताओ जरा, क्या 3 आया? और बोलो A3 बाई A2 भी जरा बता दो, क्या 3 आया? और A4 बाई A3 भी बताओ, बोलो। दैट इज 2 into 3 cube by 2 into 3 square, it is 3। तो यहां मैं देख रहा हूं कि A2 बाई A1 वही A3 बाई A2 है और वही A4 बाई, उसको R कहेंगे कॉमन रेशो। यहां टर्म्स का रेशो कांस्टेंट आ रहा है, वहां टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, और यहां क्या कांस्टेंट आ रहा है? रेशियो। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? कॉमन रेशो। अच्छा सौम्या ने कहा सर एक और भी बात मुझे दिख रही है, जरा मेरी भी बात सुने। इन्होंने कहा यहाँ 2 है और इसको मल्टीप्लाई करो जरा 6 और इसको करो 9 2 जा 18 और इसको करो 27 2 जा 54। इन्होंने कहा इनका ये जो 6 है इनका मीन है, ज्योमेट्रिक मीन। इन्होंने कहा कि A1 में A3 से मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, इस तरीके के मीन को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। एक मीन क्या होता है बताओ? अगर आपको A2 चाहिए तो A1 प्लस A3 करके क्या कर लो बाई 2। इस मीन को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। ये मीन क्या कहलाता है? और ये गुणोत्तर माध्य, ये समानांतर माध्य। तो ये चीज है, जरा देखो तो करके 2 into 16 करो जरा। 2 into 16। देखो ये बहुत अच्छी बात करें, कह रहे 2 into 18। अगल बगल 6 चाहिए तुमको, अगल बगल वाले का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, ये भी तो मीन निकालने का एक तरीका है। तो जरा सोचो 36 का रूट कितना आया? मतलब मीन निकालने के 3 तरीका है। ये सही है, बीच वाला आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जरा, इन दोनों का, देखो इसका रूट ये आ जाएगा क्या? सो 18 क्या है? अगल बगल वालों को मल्टीप्लाई कर देना, करो जरा 6 into 54। क्या ये 324 आया? और क्या यही 18 है? तो इन्होंने बोला सर सही नाम रखा गया क्योंकि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है बताओ? अगल बगल वालों के मीन से, इसमें आ रहा था अरिथमेटिक मीन, तो इसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका नाम क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म आती है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होती है? जोड़ने से। 4 4 जोड़ती गई तो अगली टर्म आई, और उसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। 3 3 से नहीं मल्टीप्लाई किया। अच्छा ये देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी? 1 ये सब थी, यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी देख रहे हो कि नहीं? इसी को 1 अपॉन लिख लो तो ये हार्मोनिक हो जाती है। बात समझ में आ गई? जब हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे, देखो 8th में तो हम 9th में छोड़ दिए, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी छूट गई। खैर कोई बात नहीं, 11th में पहुंचेंगे तो फिर से पकड़ लेंगे। तो यहाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अर्थ में रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये साउंड में प्रयुक्त होगी, संगीत में प्रयुक्त होगी, और इसी के नाम पे हारमोनियम बना है। हम बाद में देख लेंगे क्योंकि हम 11th में जाने ही वाले हैं। तो इस तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल ऑफ progression is called harmonic progression। अब सृष्टि कह रही सर हमें इन सब से क्या काम है, हमारा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों ना हम इसी से पढ़ें? When these are of no use, then it is better to leave it here। मतलब ये चैप्टर में नहीं, हमारे लिए तो ये बना है। तो लेकिन एक डिफरेंस तो पता चल गया कि प्रोग्रेशन क्या होती है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। प्रोग्रेशन का मतलब वो किसी नियमबद्ध तरीके से चलें। इफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म एंड अबाइडेड बाय सर्टेन मैथमेटिकल कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। इफ इट कम्स बाय एडिंग समथिंग कॉन्स्टेंटली,
then it is arithmetic progression. So let us come again to our topic. ये सब नहीं यार, ये सब बेकार की चीज है, हम लोग को इससे क्या लेना देना। बट इससे क्या है, तुम एक अपर एज हो, दूसरे से अपर हैंड तो हो, आपको 2 प्रोग्रेशन एक्स्ट्रा। एक ही आ उसका रहा क्या है है। ना, जैसे हमने ओलंपियाड देखा तो आप पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा अपर एज लेते हैं। ओलंपियाड कुछ लोग 10th में देते हैं, तो जैसे जो देगा वो जान जाए। बाकी समझ में आ गई बात? चलिए सर हम ये हार्मोनिक में भी जो मीन आएगा उसको भी अर्थमेटिक में नहीं करेंगे? अब उसमें बहुत कुछ है, उसको अभी हम लोग नहीं कर सकते, उसको बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। सो जितना हमने पढ़ लिया है वो हमारी 5.1 के लिए काफ़ी है। अब हमें 5.1 स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक मिनट लिख लेते हैं पहले, ताकि समझ सके। समझना मत नहीं है, तो क्या कर ले? कुछ नहीं, टाइम पास कर और एग्जाम्पल 1 करो। चलो एग्जाम्पल 1 निकालिए। For the AP write first term and common difference. AP दिया है 3/2 1/2 -1/2। ये एक AP है, 3 डॉट लगाने कॉमन की बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म बताओ जरा। 3/2 और D के लिए क्या मैं A2 - A1 कर दूं? A2 - A1 बाद वाली से पहली घटाई जाती है हमेशा, हाँ ठीक है, पहले से नहीं बाद वाली। -1 करो तो 2 लिखो, तो -2/2 कितना हुआ? एग्जाम्पल 2 करें। भाई चैप्टर छोटा है, हम लोग को आराम से करना पड़ेगा, तभी 2-3 दिन लग पाएंगे। आज ही खत्म कर लोगे फिर कल क्या करोगे? यही तो 5वां चैप्टर है। धीरे धीरे करो। अच्छा ऐसे जल्दी हो रहा है, साइंस करेंगे। भाई इसमें कुछ खास फार्मूले भी नहीं है। एग्जाम्पल 2 देखो, इससे क्वेश्चन भी आता है क्या? इससे इसका बहुत वेटेज है इस चैप्टर। 4 10 16 22 ये देखो। अब आपको क्या करना है, इनमें से कौन एपी है ये बताना है। तो जरा चेक करो कि A2 - A1 क्या है, क्या 6 है, और A3 - A2 क्या है, क्या वो भी 6 है? तो क्या 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ गया? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एज A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2। क्या जो इनका डिफरेंस है वही इनका डिफरेंस है, तो अगल बगल वालों का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं? सो इट इज एन AP। बस अनाउंस हो गया। सो इट इज एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई तो इसमें A और D की वैल्यू बताओ जरा। यही तो 6 आया है जो कि D है ना, तो बोलो A क्या है तो D क्या है। तो ये मुझे बताइए, अब आपको 5th टर्म निकालनी है और 6th, तो अर्पिता कैसे निकालोगे? ये 5 के लिए कोई फार्मूला है तुम्हारे? चलो A + 4D और ये A + 5D। तो A की वैल्यू जरा देखिए, और 4 × 6 तो ये कितना हो जाएगा? 28। इसको भी देखें, 4 + 5 × 6 तो कितना हो जाएगा? इसको क्यों निकाला? लिखा है कि अगली 2 टर्म निकालने। यदि वो AP हो और ना हो तो छोड़ दो, लिखा क्वेश्चन में। इफ इट इज फाउंड एन AP तो लिख दो यस इट इज AP। अब हमारा अगला काम क्या है? जैसे एक नहीं होता था कि अगर रियल रूट्स हो तो रूट्स निकालो, ऐसे ही अगर मान लो ये AP है तो आगे की 2 टर्म निकालें, तो 6 × 5 30, दैट इज 34। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही आपको 2nd, 3rd एंड 4th करना। 4th क्वेश्चन देख लो। 4th क्वेश्चन में आपको क्या ये AP लग रही है कि नहीं? इसी 4th पार्ट देख के बताओ। तो कुछ मत बता। अच्छा नोट करो। कई बार ना ट्रेंड्स भी देखने पड़ते हैं। इसका 4th पार्ट देखिए,
ट्रेंड्स हाँ भाई, इसमें देखो फ्रेंड्स में जाओगे जब भी तो कुछ अच्छे कपड़े मिलेंगे वहाँ पे। मम्मी ट्रेंड्स चलो 2 और ये 3 और 3 ऐसे चल रहा है, एक कॉमा 3 डॉट। ये देखो यहाँ पर आपने a2 माइनस a1 निकाल दिया और a3 माइनस a2 निकाल दिया और आप खुश हो गए कि अरे ये तो AP है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप a4 माइनस a3 निकालने जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए लिख दो क्या चीज, एज a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू, जब AP ना हो तो ऐसे दिखाना, a3 माइनस a2 किसके इक्वल नहीं है, a4 माइनस a3, सो इट इज नॉट एन, बोलो बात समझ आ गई। जब वो उसके इक्वल ना हो तो उसे क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन AP। चलो ध्रुवांशी तुम्हारा हुआ नहीं है, नहीं समझ रही थी। चलो ठीक है। ओके, AP वाला पार्ट तो कर लिया ना, इतना तो हो गया। ज्योमेट्रिक तो हो गया, ओके, ज्योमेट्रिक भी हो गया। हार्मोनिक बाकी। अब देखो इसी का सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखो, एक दो और बताएं। सेकंड क्या है जरा देखो तो, क्या क्या दिया है, 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5। तो a2 माइनस a1 निकालो जरा, माइनस 1 माइनस 1, देखो माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, -2। a3 माइनस a2 क्या हुआ, -3 माइनस -1, तो क्या लिखेंगे, -2। इससे पता चल जा रहा है ये चीज ठीक है। और अगर आपको देखना है, आपको लगता नहीं हमें एक और चेक कर लेना चाहिए, तो कर लो, -5 माइनस -3 तो क्या आ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है, एज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अगर वो ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, एज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सो गिवन प्रोग्रेशन, इसलिए दी गई श्रेणी किस तरीके की है, समांतर श्रेणी। गिवन प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP। बोलो बात समझ में आई, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है इसलिए ये प्रोग्रेशन कैसी हुई, AP हुई। तो अब अगर AP हुई तो इसमें हमें यश A और D की वैल्यू बता दें आप। A 1 होगा, ओके, एंड D -2, तो हमें A4 और A5 निकालना है। मुदित A4 के लिए क्या फार्मूला, A4 तो है, A5 निकालो, A5 निकालो और A6। A5 का फार्मूला बताइए मुदित। थ्री बताओ, एक कम करके बताया करो। तो 1 + 4 n-1 करते हो ना, तो 5 में से 1 माइनस कर, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। A5 के लिए कैसे लिखोगे, an क्या होता है बोलो, ये होता है कि नहीं, तो बोलो A5 क्या हुआ, तो बोलो अब कैसे लिखें इसे, A + 4D। बोलो ये चीज समझ में आ गई। ओके, नाउ अब देखिए, सर इसमें एग्जांपल 2 में A5 और A6 निकालने को बोला तो नहीं, उसने कहा नेक्स्ट 2 सक्सेसिव टर्म्स। पढ़ो सवाल, 4 × -2, तो 1 और -8 तो कितना हो गया। अच्छा, A6 के लिए क्या फार्मूला होगा, दैट इज A + 5T।
तो 1 + 5 × -2 है ना, तो 1 - 10 तो कितना हो गया -9। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखें ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट लीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन -2 -2 ऐसे चलता चला जा रहा है। तो यश मुझे बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और ये एपी होगी भी या नहीं होगी। तो है। लग रही है, इन्होंने कहा एपी है, इनकी बातों की जांच करें। तो ये कह रहे हैं 2 - -2 कर लो, 2 - -2। तो ऐसा करने पर मुझे कितना मिला 4 मिला। अब मैं a3 - a2 करूं, करो जरा, यह है 3, तो -2 में से कितना घटा दिया जाए 2, तो ये -2 -2 हुआ तो -4 हुआ। तो क्या a2 - a1 इक्वल पाया गया, क्योंकि ये 4 और ये -4 है। सो गिवन है तो ये प्रोग्रेशन जो किसी नियम से चले उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। एक 2 आ रहा है, एक -2, किसी ना किसी नियम से तो चल ही रही है ना। सो गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। सो गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। जब ये एपी हुई नहीं तो फिर हमें इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करनी है। अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन आप करके दिखाइए, एक्सरसाइज पे आ जाओ, फर्स्ट बात कराएंगे, सेकंड का एक करके दिखाते हैं। ओके मतलब सेकंड पार्ट को छोटे में। ठीक है, देख लो। नाउ एक्सरसाइज 5.1। दो चीजें समझ लें, अगर मैं कहूं 1 से 100 तक नंबर है तो क्या वो एक एपी होगा अंशिका? 1 2 3 4 1 से 100 तक नंबर, ये एपी होगा। अच्छा, इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी? तो ये फाइनाइट एपी हुई। और मैं कहूं नेचुरल नंबर्स का सेट, तो कितनी टर्म्स होगी? तो एपी दो तरीके की होती है। इफ एपी हैज काउंटिंग नंबर ऑफ टर्म्स या लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, देन इट इज फाइनाइट एपी। और अनलिमिटेड या इनफाइनाइट टर्म्स, तो उसे क्या कहेंगे? दो चीज समझ लो। तो बुक में दिया है दो डेफिनेशन। फाइनाइट एपी क्या होता है? इफ एपी हैज फाइनाइट टर्म्स इट कैन बी काउंटेड। और इनफाइनाइट एपी क्या होती है? फॉर एग्जांपल क्या हुआ बताओ? तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इसे लिखेंगे कैसे? 3 लिखी जाती है टर्म और लास्ट में 3 डॉट लगा के 100 ऐसे लिखा। फाइनाइट एपी लिखने का तरीका देखो, सही। और इनफाइनाइट एपी को कैसे लिखोगे? इफ एपी हैज इनफाइनाइट टर्म्स, तो फिर इसका एग्जांपल क्या हुआ बताओ? 1 2 3 लिख के बस डॉट लगा दो, छोड़ दो उसको। और बाद में इन्फिनाइट का साइन कुछ नहीं लिखाना, ये हो गई इनफाइनाइट। रुकना नहीं है कहीं। या लिख दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हर बार नेचुरल तो होगा नहीं, हर बार थोड़ी होगा, क्योंकि किसी में 4 का डिफरेंस होगा, किसी में 5 का। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बनेंगी ना, जो भी लिखनी है बस 2-3 लिख के छोड़ी जाती, सही है। और एक एग्जांपल देखो, जैसे 3 7 11 लिख के छोड़ दो, सही। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। बोलो क्या कह रहा है? कह रहा है 4 टर्म निकालो। ए कितना दिया है और डी
तो A1 क्या हुआ, क्या वो A ही है? और A2 क्या होगा? A1 plus 2. A प्लस डी, ये सही कह रहे हैं। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी निकाल लेना। फिर A3 दिव्यांगी क्या हुआ? A plus 2D. A प्लस 2D। और नेहा A4 क्या हुआ? A plus 3D. चलिए अब इसी के आगे बस इनकी वैल्यू रखते जाइए। ये 10 हुआ और इसमें रखो 20. तो 20 और ये 10 प्लस 2 इंटू 10, देखो यहां से रख रहा हूं वैल्यू, तो कितना हुआ? और 10 प्लस 3 इंटू 10, ये फार्मूला कहां से आ रहा है? यहां लिख लें यूजिंग फार्मूला, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो टीचर इरिटेट भी कभी कभी हो सकता है कि देखो सवाल कर दिया और फार्मूला नहीं लिखा। तो हम टीचर के लिए टेम्परिंग करने के लिए, उसको सूद करने के लिए, बटरिंग करने के लिए फार्मूला वही ऐसे है। इसके हवाले से बाय रेफरिंग दिस आई हैव टेकन दिस। समझ में आ गई बात कि नहीं? फार्मूला लिखा है तो उसके अलग नंबर है। तो आप देखो A4 निकालोगे, AN है, ये क्या चीज है? A, तो AN का निकल गया, तो उसी से तो निकाला मुझे। ये बात समझ आई कि नहीं? 4 रखोगे तो ये, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही आप इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करें। सेकंड, फिर माइनस वाला बता दो। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करें। माइनस कौन सा है? पॉइंट भी और माइनस भी है उसमें। फिर तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है? A की वैल्यू माइनस 1.25 है और D कितना है? तो बस ऐसे ही लिख लो, A1 इज इक्वल्स टू A, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D और A4 A प्लस 3D। ठीक है, A कितना है? माइनस 1.25, तो A है माइनस 1.25 और D जरा इसमें ऐड करो, माइनस 0.25। ये माइनस 1.25 और 2 इंटू माइनस 0.25, माइनस 1.25 और 3 इंटू माइनस 0.25। ये कितना आ गया? ये तो प्लस करना है, लेकिन दोनों ही तो निगेटिव हैं तो जुड़ ही जाएंगे। तो माइनस 1.25 और माइनस 0.25 कितना हुआ? 1.5. इसमें इसका डबल करो जरा, तो कितना होगा? माइनस 1.25 और ये तो 0.50 हो गया ना, तो 0.50 वो भी निगेटिव ही है। माइनस 1.75 और अब जरा 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 0.75 तो कितना हो गया? 0 कैरी हो गया 0 और यहाँ कितना हो गया? माइनस 2.00। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब इसको बाकी हटा दें। क्या ये एक एपी होगी? 2 2 2 2 कि नहीं होगी? सर होगी। क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है? यहाँ A2 माइनस A1 क्या है? 2 और A3 माइनस A2 कितना आ गया? तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो देन सच AP इज कॉल्ड कांस्टेंट AP। इफ ग्रो नहीं कर रही ना, आगे नहीं बढ़ रही, इफ ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सेकंड क्वेश्चन में है क्या? is 0, then it is called constant AP।
तो सेकंड क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट करना है, सेकंड से लेकर फोर्थ तक सारे करने हैं और थर्ड क्वेश्चन भी करना है। थर्ड करो क्योंकि सेकंड में इसी वजह से मैं करा रहा था कि तो उन्होंने पूछ ही लिया, तो सेकंड में कुछ रह नहीं गया। अरे इसका ए और डी बना, ए और डी। ए और डी तो निकल आएगा। फर्स्ट टर्म मतलब ए ना, फर्स्ट टर्म मतलब हाँ ये ए पी है, बस A2 - 7 कर करके निकाल देना। समझ में आ गई बात आपको? चलो ये सारे एक है। बिल्कुल ये होता। अच्छा A3 - A2 कर दो, किसी भी बाद वाली से पहले वाली घटा दें। हाँ लिख तो रहा है वो भी फॉर द फॉलोइंग। सर बस पहले का ही को बता दीजिए, हाँ थर्ड का फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? A2 - 7 करो। इसमें जो ए है वो 3 है और A2 - 7 1 - 3 कर दो तो ये तो -3 पक्का है ना कि सारे ए पी है। हाँ लिख ही रहा ऊपर फॉर द फॉलोइंग AP। और तो ये लो मिल गया क्या? हाँ, मिल गया। सर तो बस इसको माइनस करके बताऊंगा। A2 - 7 कर देना। साइन की प्रॉपर अकाउंटिंग करना, निगेटिव हो या जो भी नहीं वो ब्रैकेट में रख लेना। चलो लाई फोर्थ का फर्स्ट नाउ 2 4 8 16 2 4 8 16 देखा जाए तो ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का। वास्तव में अगर तुम डिवाइड करो तो क्या उनका कॉमन रेशो 2 आएगा? तो ये एक जीपी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो पूछा कि ये एपी है या नहीं, तो चेक करना जरा। नाउ A2 - A1 क्या है और A3 - A2 क्या है? तो क्या A2 - A1 A3 - A2 के इक्वल है? So it is not an AP। सही बात है, AP नहीं हुई ना ये। ओके यही करना है। हाँ देखो देखते जाओ सब्ट्रैक्ट कर करके, अगर वो सेम ना है तो AP हुई। अगला देखो सेकंड, तो सेकंड आपको खुद करना है, ये आप कर लेंगे, बस सब्ट्रैक्ट कर करके देख लेना। थर्ड देखिए, थर्ड बता दे रहे हैं, हो सकता है निगेटिव साइन की गड़बड़ी आपसे हो जाए। तो -1.2 -3.2 -5.2 -7। देखो A2 - A1 कैसे करें, और -(-1.2) तो क्या लिखा जा सकता है? ये बात समझ में आई? दोनों को साइन के साथ लिया है, और अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -3.2 + 1.2। अंशिका क्या आंसर आएगा? हमें पता नहीं है, हम तो आपसे पूछ रहे थे, मालूम होता तो नहीं पूछते। सृष्टि -2, ठीक है। वही तो बोला मैंने। 2.2 मुझे सुनाई। नहीं -2। तो अब यहाँ पर ये देखो A3 - A2 देखो -5.2 और -3.2, सो -5.2 और प्लस का 3.2। मुदित क्या आंसर आएगा? -2। इससे क्या पता चलता है कि A2 - A1 किसके इक्वल है? A3 - A2, सो इट इज एन। इसलिए क्या हो गई? यदि ये AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। ये तो AP नहीं थी, लेकिन ये तो AP है ना, तो अब आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। बोलो कॉमन डिफरेंस क्या आया? तो D आ गया। और भी क्या कह रहा है बताओ?
राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स लिखी गई हैं? क्या 4 दी गई हैं? तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है आपको। ए और डी लिख लीजिए और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताएंगे। जरा देखिए, और ए क्या है? ए की वैल्यू है -1.2। डी क्या है? -2। तो आपको A5 बताना है, A6 बताना है और A7। So that is A plus 4D, A plus 5D और A plus 6D. So -1.2 plus 4 into -2, -1.2 plus 5 into -2 और -1.2 plus 6 into -2। तो ये कितना आ जाएगा? -8 और -10 और -1.2 -12। ये तीनों के आंसर बताओ। इसमें फॉर्मूला लिखना है। -9.2। हाँ, एक जगह ऊपर लिख देना, सबसे ऊपर जब भी करना। तो an क्या होता है? क्या होता है फार्मूला an का? A plus and -1 into D। बस ये लिख देना कि यूजिंग दिस। अच्छा बताओ क्या क्या -9.2। यहाँ बताओ। -0.2। -13.2। सही। अब जरा देखिए, जो एपी होगा उसमें लिखना है। 4th आप खुद कर लेंगे, 4th वैसे एपी है। अब देखो 5th देखते हैं। 5th मैं बताता हूँ। 5th है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। अर्पिता, प्राइमा फेसी आपको देखने में क्या लगता है? ये एपी है या नहीं? प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा? ना चलो, इन्होंने कहा है और बहुत अच्छी बात कही। देखने से इनको लग गया। कैसे लगा? क्योंकि ये A2 - A1 निकाली होंगी और -3 और 3 काट दिया होगा और √2 बच गया। अब A3 - A2 निकालो तो वो कितना है? 3 प्लस 2 √2 और -3 प्लस √2। क्या 3 से 3 कटा? और 2 √2 माइनस √2, तो इन्होंने √2 कॉमन ले लिया होगा और इन्हें पता चल गया जो A2 - 1 आया वही तो A3 - A2 आया, और क्या वही A4 - A3 भी आएगा? 3 प्लस 3 √2 और -3 प्लस 2 √2। देखो 3 से 3 कट गया और 3 √2 का मतलब 3 जलेबी में से 2 जलेबी गई तो एक ही जलेबी तो बची। √2 एक नेचर, ऐसे तो कॉमन लोगे तो 3 - 2 अंदर आ ही जाएगा। तो 3 √2 को 3x माना करो और 2 √2 को 2x, तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा? x ही तो बचा। नहीं तो ऐसे कर लो, √2 कॉमन ले लो तो क्या बचा बोलो? √2 बचा। इससे क्या पता चलता है? as the common difference, as the difference between any two successive terms is constant, so it is an AP। सर 2 भी कर सकते दो भी करने चल जाए। as difference between any two successive terms is constant, so it is an AP। तो A की वैल्यू 3 हो गई और सार्थक D कितना हुआ? सवाल हार्ड है लेकिन ट्राई करो। D की वैल्यू मुदित D की वैल्यू √2। आपके लिए ठीक है लेकिन ये हार्ड क्या है? मतलब जिसके दांत मजबूत हो वो गन्ना खा ले और दांत कमजोर हो गन्ना कैसे खाए? दिमाग तेज होगा तो √2 बता लोगे, वो कैसे बताएं? अब जरा अगला देखिए। इसके मामले में जो 5th पार्ट है, ये 5th पार्ट ही था ना। 6th पार्ट में हमें साक्षी की मदद लेनी होगी और ये हमें बताएंगे क्या ये एपी है। लग तो रहा है। देखो इन्होंने तो फ्लैटली डिनाई कर दिया
नहीं है। अब आपने मना कर दिया, अब साक्षी पूछें, जो जानकार हो वही तो बता पाएगा। नहीं। हाँ, उन्होंने भी कह दिया नहीं है। मतलब दो प्रबुद्ध लोगों ने बोल दिया नहीं है। सो A2 माइनस A1 बताओ 0.22 में से 0.2 जरा सब्ट्रैक्ट करो। 0.02 और A3 माइनस A2 करो जरा, तो 0.222 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट करो इस बार। कहीं यही रीजन तो नहीं था जो साक्षी ने बता दिया कि AP नहीं है। That is A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So it is not an AP. रही बात 7th क्वेश्चन की, तो अभिषेक बता देंगे इज इट एन AP और नॉट। बोलो। अच्छा, अगली टर्म आप क्या जोड़ने से पा रहे हैं? -4 जोड़ते जाओ कि अगली टर्म आती जाएगी, तो आप कर सकते हैं इसको। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन ईशान बता दें, क्या ये AP है कि नहीं है? है तो ये किस तरीके की AP है? कांस्टेंट AP है, और इसमें D की वैल्यू क्या होगी? 0। नाउ 9th क्वेश्चन देखें। 13927। अच्छा, ये किस तरीके का प्रोग्रेशन होगा सौम्या? ये लो, इन्होंने कह दिया क्योंकि ये इसको 3 to the power 0 और ये 3 to the power 2 और 3 to the power 3 मान रहे हैं, और A2 अपॉन A1 करो तो हर एक में क्या 3 ही आ रहा है? देखो 3 आ रहा है, तो AP तो नहीं हो सकती ना। A2 माइनस A1 क्या हुआ? और A3 माइनस A2, सुप्रिया A3 माइनस A2 क्या हुआ? आप बताएं। 6 सही कह रही है। 9 माइनस 3 6 होगा, तो ये AP होगी। So as A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not an AP. जो AP होगा उसी में 3 टर्म्स निकालनी है। अच्छा, अब अगली बारी आती है दिव्यांगी, जो हमें 10th क्वेश्चन के बारे में बताएंगी। तो 10th क्वेश्चन देख के बताइए कि क्या ये AP है? ये इसको AP बता रही, तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा, आपका तो कमाल का इंट्यूशन है। So A2 minus A1 is A, और A3 minus as A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A, तो जो वही D के बराबर हो गया। So it is an AP। तो A1 टर्म A हुई और D भी क्या हुआ? A। तो बोलिए 4 टर्म तो दी हैं, A5 A6 A7 कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D ये खुद कर लेना, और 5D और 6D। A प्लस 4 इंटू A, तो A प्लस 4A, तो 5A हो गया कि नहीं? ऐसे बात। रही बात 11th की, तो एकलव्य मुझे बताइए कि क्या ये AP है? नहीं। चलिए, वैसे ये GP है। तो A2 माइनस A1 क्या हुआ? A माइनस 1।
और a3 माइनस a1 क्या हुआ? a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस। तो क्या a माइनस 1 a स्क्वायर a माइनस 1 के इक्वल है? तो a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, so it is not an AP. अब 12 क्वेश्चन में अंशिका ही हम सबकी मदद कर सकती हैं। तो इन्होंने मना कर दिया, बोले ये AP ही नहीं है। कैसे मना कर दिया? चलो √2 √8 √18 किसी और जानकार से पूछते हैं। सृष्टि आप बताइए। ये क्या √2 है? ये √2 इंटू 2 इंटू 2 है। नहीं है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24। नहीं, ये ठीक नहीं है। तो क्या लिखें? 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसे क्या लिखें? 2 इंटू 4 इंटू 4। ऐसे लिखते हैं सिंपली। अब बाहर निकालो जो बाहर निकल सकता है। बोलो जोड़ा बन गया। 2 √2 3 √2 4 √2। कुछ अब अंदाजा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अंशिका देखो, 3 जलेबी में से 2 जलेबी घटाओ और 4 में से 3 तो हो सकती है। तो बोलो a2 माइनस a1। सिंपली भी लिख सकते हो, मैंने पहले ब्रैकेट करके दिखाया, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। करना तो कर लेना, और मेंटली सेटिस्फाइड हो कि जस्टिफाइड है तो खुद ही लिख लेना 2x माइनस x। तो √2 बचा। अब a3 माइनस a2 करो तो 3 √2 माइनस 2 √2 तो कितना बचा? as a2 माइनस a1 is equals to a3 माइनस a2। सो गिवन प्रोग्रेशन, इसलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी हुई। सो अब वो उसकी वैल्यू कितनी है? सो गिवन प्रोग्रेशन इज AP विद, अगर AP लिखना है तो सब कुछ लिखना पड़ता है। A1 इज इक्वल्स टू √2 एंड D इज इक्वल्स टू √2, ये लिखना पड़ता है। अगर ये AP है विद दिस, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इतना अधूरा है। इतना लिख के नहीं छोड़ सकते इट इज एन AP। इट इज एन AP विद दिस एंड दिस। पहली टर्म इतनी है, ये पूरी सूचना है। इतना लिख। अब वो बड़ा सेंटेंस स्किप कर दे। बड़े वाली जरूरत नहीं, आप तो ये लिख रहे हो ना, यही अपने आप में काफी। हाँ, प्रोग्रेस की डेफिनेशन लिखने की वो सब कुछ नहीं करना है, बस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 नहीं इक्वल तो नॉट इक्वल। अच्छा, अब इतनी बात हो गई तो आप मुझे बताएं a5th a6th और a7th क्या टर्म होगी? A6 A7 आगे की टर्म। अच्छा, भाई जब ओ, आपने इस चीज की घोषणा कर दी है कि ये एक AP है तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह तो 4 √2 लिख दें। बस इसी की वैल्यू आप बता दें ध्रुवांशी, हमें ज्यादा क्या चाहिए, इसका बता दें क्या 5 लिखें? √2 5 √2। अच्छा, 5 को अंदर ले जाए तब क्या हो जाएगा? 5 को अंदर ले जाए हाँ, 25 बन जाएगा। 25 2 जा 100। ये ज्यादा अच्छा करें। नहीं, 25 टू जा 100। ये ज्ञानी लोग यहाँ बैठे ऐसे कई बार 25 होता है। 50 हो जाएगा सर, √50 अच्छा जाएगा। ठीक है, 6 √2 अरे गलती से 25 4 जा सोच। ठीक है, और 6 √2 तो ये 7 √2। एक लोग बताओ 7 √2 क्या होगा? ये बताओ, रूट के अंदर चला जा सकता जा सकता है, 49 स्क्वायर करके अंदर डाल दिया जाता है और रूट करके बाहर निकाल। 49 होगा कितना होगा? रूट जो भी होगा। नहीं, हमेशा जब अंदर डालना तो स्क्वायर करके अंदर डाल। देखो, बाहर निकालो तो अकेला निकालो और डबल करके अंदर डालो। यही देख लो, मल्टीप्लाई करो, उसी से समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखिए, ये तो बात हो गई
13th क्वेश्चन देखो 13th का है। भाई 13th नहीं तो 14th देख लो, आपके ऊपर है। सर तो जैसा आप कहें 13th नहीं करना है, हैं? सर ये 5 अंदर जाएगा तो फिर वो क्या बताया फिर? ये 5 है, हाँ तो अब यही चीज सेम है। मेरा कहने का मतलब है कि 13th तो नहीं है। तो 14th कर, अरे 13th बुक में नहीं क्या सिलेबस? भी नहीं है। ठीक है, ये देखो 5√2, तो क्या तुम 2 × 5 × 5 मानती हो? सही है। तो ऐसे भी ना मानो तो दूसरा तरीका है, क्या इसे √5 का स्क्वायर मानती हो? 5√2, और भाई यही तो 5 है, हाँ हाँ और इसे √5 × √5 × √2 मानती हो? हाँ अब अंदर डाला जा सकता है, बोलो सही। चलो ये बताओ ईशान, √3 √6 √9 और √12, इनको आप क्या मानते हैं? नहीं मानते? नहीं चलो देख लें, a2 - a1 = √6 - √3। अब इसमें से ध्रुवांशिक क्या कॉमन ले लें? √3 चलो √3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या क्या बचा? √3 माइनस नहीं √2 माइनस, क्योंकि √6 क्या होता है बोलो? हाँ 3 2 मतलब रूट अंडर तो √3 × √2 होता है कि नहीं? तो √3 कॉमन लिया तो क्या बचा? √2 माइनस 1। अच्छा, अब a3 - a2 √9 - √6, अभिषेक क्या कॉमन है? चलिए √3 कॉमन ले गया, तो अंदर क्या क्या बचा है? √3 माइनस, क्या ये सेम है? ये अगर सेम नहीं है तो a2 - a1 is not equal to a3 - a2. So given progression is not an AP। अब देखें 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, क्या ये एक AP होगी साक्षी? बोलो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर AP हो सकती है? नेहा नहीं हो सकती है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 9 8 इन दोनों का बताओ। 16 बहुत अच्छा, अगला देखो, नाउ 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73, वर्क क्या है? फर्क नजरिए का है। अच्छा ये तो हो रहा है ना? ये 8 है हाँ ये हो रहा है, और 5 स्क्वायर है, ये भी है। ये 24 आ रहा है। यहाँ जरा देखो 49 - 25, और यहाँ से 73 - 49, AP हो जाएगी। हाँ अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ ही कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। चलो आप इसमें से 4th में से 6th पार्ट करें। 4th से 6th, बस में से 6th पार्ट करें, में से 6। अच्छा 6 समझ में आई? 5th करें, 6th करें, और नाउ 12th करें, और 13th करें। यही चल रहा है। बस कम है बस। ये और सर लास्ट में like the given progress is सर स्टार्ट से आइए given progress is यही चारों करने हैं।
ऐसे सच में d इक्वल टू 18 a2 माइनस फिर निकाल दिया। अगर मान लो AP आ गया तब D लिखना है, नहीं तो उसे D बोल नहीं सकते। जब AP होगा तभी D भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें R बोलते हैं, मालूम है? वो मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ। हार्मोनिक में और नाम अलग है। कहाँ से स्टार्ट करें लिखा हुआ है। चलो पार्ट दिया मुझे लिखा। वो लिखे यार 12 का 13 तो 12 से नहीं थोड़ी मैंने स्टार्ट कर लिया। ऐसे मान रुक जाओ।